मैं अभी छपरा के मसरख प्रखंड में हूँ और अभी आगे 15 से 20 दिन तक हम लोग छपरा में ही रहेंगे और इसके बाद वैशाली जाएंगे। वैशाली के बाद समस्तीपुर और फिर मुजफ्फरपुर। आप में से कई लोगों को धीरे धीरे ये जानकारी भी हो रही हो कि नए लड़कों को खेलकूद, पढ़ाई या अन्य सामाजिक राजनीतिक कार्यों में उनकी मदद की जा सके। तो मेरी तरफ से अभी इतना ही। अब अगर आपके जो सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत। हमारे साथ है कि अभी सर्वे हो रहा है, तो सर 1960 में जो सर्वे में जो गलतियां त्रुटियां हुई, उस त्रुटि को बिना देखते हुए सर नीतीश जो हमारे सीएम है, उन्होंने जो भी नीति बनाई, वो नीति सर ग्राउंड लेवल से सर मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि सर जो लोग जमीन जिसका कब्जा में है 1960 के सर्वे से पहले के अनुसार कब्जा में है, लेकिन अभी जो सर्वे का नियम अभी शुरू है वो 60 के बाद के अनुसार है। तो ऐसे में सर हमारा जो फ्यूचर में बहुत सारे लोग जिसका जमीन 60 में कट गया, तो सुधार 60 के बाद वो नहीं कर पा पाए, क्योंकि उस समय हमारे बिहार में अशिक्षिता और गरीबी थी और अजागरूकता था, लोग उसके प्रति जागरूक नहीं थे। लेकिन अब तो सर सभी लोग जागरूक है, क्योंकि उन्होंने जो गलती बिहार में 60 में हो गया तो उस गलती को नजरअंदाज करके सर चल रहे हैं। तो ऐसे हो भैया, इनका नेट काम नहीं कर रहा है, तब तक आप किसी दूसरे को मौका दीजिए। आपको अपना माइक अनम्यूट करना होगा। जी, स्वाति जी, आप प्रशांत जी से अपना सवाल पूछ सकती हैं। स्वाति जी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिया से। जी जी नमस्कार, मैं स्वाति रानी, मैं बिहार के पूर्णिया जिले से हूँ। प्रशांत किशोर जी, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि यह जो जन क्या है और यह बिहार की महिलाओं और जन स्वराज आंदोलन को कैसे मदद करेगा। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि बिहार में जो आज इस हम लोगों की स्थिति है, जैसा कि आप जानते हैं, ये राजनीतिक वाद विवाद और टीका टिप्पणी का मुद्दा नहीं है। पिछले 40-50 सालों में बिहार में जिन लोगों ने भी यहाँ राज किया है, जो सत्ता में रहे हैं, जिन लोगों को भी हमने मिलकर चुना है, हर व्यक्ति, हर दल, हर नेता ये दावा करता है कि उसने कुछ अच्छा काम किया है। तो अगर आप जिन नेताओं ने भी यहाँ पर शासन किया है, जिन दलों का भी शासन रहा है, उनकी सारी बातों को सही भी मान लें, अगर ये मान लें कि उन लोगों ने काम किया या उनके दावों को सही मान लें, ये मान लीजिए कि कांग्रेस ने यहाँ 40 साल के अपने शासन में बहुत अच्छा काम किया, ये मान लीजिए कि लालू जी के राज में सामाजिक न्याय, जैसा कि वो दावा करते हैं, सामाजिक न्याय की दिशा में कुछ काम हुआ, ये मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी के सुशासन में 15-17 साल में कुछ बिहार में सुधार हुआ है। अगर हम इन सारे बातों को हम लोग मान भी लें, उन दावों पर यकीन भी कर लें, तो भी जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो ये है कि आज बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित, भुखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। तो कोई भी आदमी, जैसे आप जैसे लोग या कोई भी व्यक्ति बिहार का जो थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, उसको इतना तो जरूर समझ में आएगी बात कि जिस रास्ते पर हम लोग पिछले 50 साल से चल रहे हैं, इस रास्ते पर चल के तो बिहार को समृद्ध और बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये गलती हो क्यों रही है। ऐसा तो है नहीं कि जितने लोग यहाँ चुनकर आए वो सारे लोग गलत थे। ऐसा भी नहीं हम कह सकते हैं कि पिछले 40-50 सालों में जो 25 से ज्यादा लोग इस राज्य के मुखिया बने, उनकी कोई समझदारी नहीं थी या उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। कहीं ना कहीं गलती इसलिए ये हो रही है कि समाज के स्तर पे हम और आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, जिसके बारे में हम और आप जानते हैं, जब हम वोट करते हैं तो उन मुद्दों पर वोट नहीं करते हैं। सबको पता है, अभी कोई जमीन की समस्या की बात कर रहा था, कोई शिक्षा की बात करेगा। मैं अभी समझा रहा था कि यहाँ रोजगार नहीं है, हर घर से लोगों को पलायन करना है। जो कुछ लोग गरीबी में पलायन कर रहे हैं मजदूरी के लिए, कुछ लोग पढ़ाई नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर तो सबको जाना है, हर परिवार की ये समस्या है। बच्चों को पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है।
शिक्षा की व्यवस्था यहाँ नहीं है, ये सबको पता है। अस्पताल नहीं है, ये सबको पता है। भ्रष्टाचार है, सबको पता है। गरीबी है, ये सबको पता है। लेकिन जब वोट होता है तो आप और हम वोट इन मुद्दों पर नहीं करते हैं, अपने बच्चों के लिए नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन जिस दिन वोट होगा उस दिन अपने बच्चों की चिंता नहीं करते हैं। उस दिन हम चिंता करेंगे भारत पाकिस्तान की, पुलवामा की, अपनी जाति की, अपने धर्म की। तो जन सुराज का ये जो पूरा प्रयास है कि गांव गांव जाया जाए, लोगों से मिलकर ये बताया जाए कि भाई जब तक आप अपने और अपनी समस्याओं और अपने बच्चों के भविष्य से जुड़ी मुद्दों पर वोट नहीं करेंगे, तब तक बिहार को सुधारा नहीं जा सकता है। वोट आप चाहे जिसको भी दीजिए, लेकिन वोट होना चाहिए शिक्षा पे, वोट होना चाहिए रोजगार पर, वोट होना चाहिए खेती को कमाई वाला खेती बनाने के लिए। जब तक आप इन विषयों पर वोट नहीं करेंगे जिससे आप परेशान हैं, तब तक वो रास्ता निकलेगा कैसे? ज्यादातर लोग आपको बताएंगे या हम लोग को भी बताते हैं कि नहीं, हमें इस बात का इल्म है, हमें इसका ज्ञान है, लेकिन हमारे पास विकल्प नहीं है। तो ये दूसरी समस्या लोग बताते हैं कि नहीं, हम में गलती नहीं है, ये तो हमारे पास विकल्प नहीं है। तो मैं आप ये इस अभियान के जरिए उनको ये बता रहा हूं कि आपने विकल्प क्यों नहीं बनाया है। आपने विकल्प इसलिए शायद नहीं बनाया कि आपने प्रयास नहीं किया, या आपके पास वो व्यवस्था नहीं है, या आपके पास कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, या आपके पास पैसे संसाधन नहीं है। तो जन सुराज वो व्यवस्था दे रहा है कि आप आइए, जुड़िए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जुड़िए, और एक ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें समाज के सही लोग राजनीति में जो भूमिका लेना चाहते हैं या कुछ कर सकते हैं वो आए, जुड़े और मिलकर विकल्प बनाएं। और तीसरा जो उद्देश्य है, अगर मान लीजिए कि जनता को, सारे यहाँ के लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि नहीं भाई, जो वोट है हमें शिक्षा और रोजगार पर ही देना चाहिए, और उनके सामने ये एक विकल्प लोग मिलकर बना भी लें, तो भी ये जरूरी है कि जो लोग चुनकर आए उनके पास बिहार को सुधारने की एक योजना भी हो। तो जन सुराज का जो तीसरा उद्देश्य है कि बिहार को समृद्ध बनाने के लिए, अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उद्योग है, कृषि है, ग्रामीण कार्य है, शहरीकरण है, इस तरह के जो 10 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, इसकी एक व्यापक कार्य योजना बनाई जाए, जो जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं को देखने, जांचने, परखने के बाद बनाई जाए, जिनमें लोगों के सलाह को शामिल किया जाए, जिसमें विशेषज्ञों की राय को समाहित किया जाए, ताकि इन तीनों चीजों को जब आप साथ में जोड़ेंगे, लोगों का चुनाव करने का तरीका ठीक हो, लोग सही लोगों को चुने। लोग सही लोगों को चुन पाए, इसलिए जरूरी है कि सही लोग मिलकर एक उनके सामने अपना विकल्प दें। और तीसरा, उनके पास अगले 10 साल के लिए एक अच्छी योजना हो जो सोच समझकर लोगों की मदद से बनाई गई हो। ये तीनों काम को हम लोग करेंगे तो ही बिहार में सुधार की बात की जा सकती है। और नजरिया ये है कि अगर इसको किया जाएगा तो अगले 10 साल में बिहार को देश के 10 अग्रणी और समृद्ध राज्यों के बीच की श्रेणी में खड़ा किया जा सकता है। बिना उसके अगर कोई व्यक्ति या कोई दल या कोई नेता आकर ये दावा कर रहा है कि मैं आऊंगा, मुझे वोट दे दीजिए, मैं आकर सुधार दूंगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर ठगे जाएंगे। जब तक बिहार ऐसा राज्य है जिसको ज्यादातर राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने एक तरीके से न सुधार पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है। हम आप जब अपने घर में बैठते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बाद कहते हैं भैया बिहार को तो कोई सुधार ही नहीं सकता है। तो जिस राज्य को सब लोगों ने छोड़ दिया है इसके हाल पर, उसको सुधारने की जिम्मेवारी बिहार के लोगों की है। क्योंकि बिहार के जो 13 करोड़ लोग हैं, ये इनमें से कितने लोग बाहर जा सकते हैं? इनके और इनके बच्चों का भविष्य तो इसी धरती से जुड़ा हुआ है। दूसरे लोग छोड़ सकते हैं। मोदी जी, भाजपा अगर बिहार न अच्छा करे, बिहार में वो चुनाव हार भी जाए, तो भी वो देश में राज कर सकते हैं। लेकिन जो बिहार के लोग हैं वो तो बिहार छोड़कर कहाँ ही जाएंगे। बिहार छोड़कर आप बाहर 1-2 लाख लोग चले जाएंगे, 10 लाख लोग चले जाएंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग चले जाएंगे। 13 करोड़ लोग तो कहीं दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। तो इसको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को ही मिलकर प्रयास करना होगा। इसीलिए ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को बताया जाए, जगाया जाए, समझाया जाए कि भाई आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए सिर्फ बात मत कीजिए, उस पर वोट कीजिए। दूसरा, लोगों को मदद दी जाए, उनको समझाकर, बुझाकर, उनको साथ में लाकर एक नई व्यवस्था बनाई जाए। बिहार के उन सारे लोगों का दल हो जो इसको मिलकर बनाए, और दोनों के साथ साथ एक योजना बने जिससे 10 साल का ब्लूप्रिंट कह लें आप, ताकि लोगों के पास ये अवसर हो ये देखने का, अगर आपकी
आपका सवाल है कि महिला सशक्तिकरण या महिलाओं की भागीदारी के लिए या महिलाओं की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार में क्या किया जाएगा, तो एक बात यह है कि मैं यहाँ पे माइक पे कह दूं कि भाई हमारा जनसुराज आएगा तो महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, महिलाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा, ये तो कहने की बात हो गई। लेकिन ये उसमें कोई दम नहीं है। दम तब होगा जब ये बताया जाएगा कि महिलाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा, ताकि यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बच्चियां उसको पढ़ें, पढ़कर देखें, मूल्यांकन करें, समझें। जैसे आपने देखा होगा अमेरिका वगैरह में जब चुनाव होता है तो जो लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो सिर्फ आकर ये नहीं बताते हैं कि वो अपने देश को आगे कैसे ले जाएंगे, वो ये भी बताते हैं कि वो उस काम को कैसे करेंगे। टीवी पर खड़े होकर लोग आपस में, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले जो दो लोग होते हैं, वो खड़े होकर डिबेट करते हैं, अपनी योजनाओं को जनता के सामने रखते हैं, फिर जनता उस पर निर्णय लेती है। बिहार में जो परिपाटी है अभी तक का जो तौर तरीका है कि नेता आया, उसने कोई भाषण करी, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगा गया और लोग भावना में बह के उसी आधार पर वोट दे देते हैं। एक बार आपने वोट दे दिया तो 5 साल अपने बच्चों के भविष्य को आपने दांव पर लगा दिया, उसको आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो ये पूरा प्रयास है समाज को जगाने समझाने का। टेढ़ा दिख सकता है, लंबा दिख सकता है, लेकिन इसको किया जा सकता है। और अभी तक का मेरा जो अनुभव है 5.5 महीने पैदल चलने के बाद, समाज के हर वर्ग से, हर दल से, हर विचारधारा से जुड़े हुए लोग बहुत बड़ी संख्या में सुबह से शाम तक इससे जुड़ रहे हैं, इसके मेरे साथ चलते हैं, ये भावना व्यक्त करते हैं कि नहीं, इस काम को किया जाना चाहिए। इसी से बिहार के आने वाली पीढ़ी सुधर पाएगी और बिहार को सुधारने की जिम्मेवारी लेने के लिए लोग तैयार हैं। तो मेरी अपनी सोच है कि इसको अगर ईमानदारी से किया जाए तो बिहार में बेहतर स्थिति बनाई जा सकती है, इसीलिए इस काम को कर रहे हैं। जी धन्यवाद। अगला सवाल फारूक जी का है। फारूक जी, आप अपना सवाल प्रशांत जी से पूछ सकते हैं। मैं तो जनसुराज से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इन चीजों को, पदयात्रा को, चीजों को समझ रहा था। एक सवाल, एक रिक्वेस्ट कह लीजिए, मेरे मन में ये था कि जैसे आप अपने संवाद में या जो भी पब्लिक एड्रेसिंग है उसमें ये कहते हैं कि मैं जनसुराज का मुखिया नहीं बनूंगा और ना ही मैं बिहार के सीएम के लिए कैंडिडेट हूँ। तो कुछ हद तक तो मैं इसकी बात को ये समझता हूँ कि जैसे आप अपने विचार की इंटीग्रिटी या उसकी शुद्धता को रीइंस्टेट करने के लिए ये कहते हैं कि मैंने ये पार्टी बना के मैं खुद हेड हो जाऊं, ये मैं नहीं करने वाला हूँ जो लोग कह रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा सर लालच ये था कि जैसे चूंकि डेडिकेशन आपका ही 100% है, हम लोग तो कुछ 1% या 0.0, मैंने अपना जो इसमें पार्टिसिपेंट निकाला है वो 0.001% है। तो जितनी शुद्धता से आप इसको लीड करेंगे, मे बी एक छोटे पीरियड में, एंड देन आप स्टेप असाइड करें, नेक्स्ट कमांड लाइन उसको आके टेक ओवर कर ले, ताकि इस बीच में, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी रूल बुक होगी पार्टी की या जो संविधान होगा उसको फाइन ट्यून करके हम लोग अपने ट्रैक पे होंगे, बिहार अपने ट्रैक पे होगा। क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी चीज जो हमें ये दिखती है कि हमारी दिशा ही गलत है। दशा तो खराब होनी ही होनी है, पहले तो दिशा बदलनी है। तो वो ट्रैक है, देन यू स्टेप असाइड फॉर ए बेटर रोल। ये जो कि मैं अब तक की आपकी बात समझता हूँ कि ज्यादातर के कोई भी संवाद और स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं मिस करता हूँ मैं। तो इसका मेरे पास एक रीजन कहने का और भी है कि सर जैसे कल आपने टीचर्स को एड्रेस किया, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जो कोई रॉकेट साइंस वाली आपने कही, बहुत बेसिक बात थी। लेकिन ये ही बात इसके सक्सेस का पूरा राज है और इसी प्रोपोर्शन में और इसी टाइमिंग से किया जाएगा तो ही ये सक्सेसफुल होगा। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये काबिलियत हम लोग के सब लोग के अंदर में नहीं है, क्योंकि ये टाइमिंग और ये प्रोपोर्शन ही इस रेसिपी को टेस्टफुल बनाएगा। ये बातें सब लोग जानते हैं। ये टीचर्स को जो आपने कहा, जो वन लाइनर मैं कह दूंगा, टीचर ये समझ जाए तो उनकी सारी समस्या हल हो जाएगी कि समाज इनके साथ नहीं है। इसका रीजन और इनकी एक्टिविटी समझ लें। तो ये तो मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे रिक्वेस्ट को माने या इसको बताएं कि सामने से लीड नहीं करने के लिए। फारूक साहब, 2 बातें हैं। आपकी भावना का सम्मान है। मैं जो बात बता रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि देखिए, जिन दलों के या जिन नेताओं के व्यवहार से हम लोग आज परेशान हैं, भाई लालू जी ने अपने लड़के को बना दिया, सोनिया जी ने अपने लड़के को बना दिया, मुलायम सिंह ने अपने लड़के को बना दिया, या आप नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, उनका लड़का अगर नहीं है लेकिन उनकी पार्टी में वही लोग बनेंगे जो जिसको वो चाहेंगे। ये व्यवस्था क्यों है?
वो गलती लालू यादव, नीतीश कुमार, सोनिया जी, मुलायम सिंह यादव की नहीं है, वो गलती है उस व्यवस्था की, क्योंकि वो जो दल है वो दल किसी व्यक्ति का है। तो अगर कल होकर मैं भी ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा तो मैं भी आपके बेटे में, आपके बच्चे में और मेरे अपने खुद के बच्चे में अगर चुनाव मुझे करना हो तो मैं तो अपने ही बच्चे का चुनाव करूंगा। इसलिए मैं कहता हूं ये दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए। बाकी जो जिम्मेवारी सब लोग मिलकर तय करेंगे जिसके लिए कि भाई फारूक साहब इस पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे, तो स्वाभाविक है फारूक साहब वो प्रेसिडेंट होंगे। और आपने जो बात बताई है, जो अगर कोई चुनाव भी जाता है तो एक समय कालखंड के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए होगा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग गांधी का फोटो लगा के चल रहे हैं, गांधी की बात करते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के जीवन में एक ही बार अध्यक्ष बने, बहुत लोगों को ये ध्यान में नहीं है। अपने पूरे जीवन काल में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ जीवन एक बार बने। और उस कांग्रेस में वो व्यवस्था उस समय थी कि हर साल एक नया आदमी चुनकर आता था। अगर गांधी ही पूरे जीवन अध्यक्ष बने रहते तो फिर हमने पंडित नेहरू को नहीं देखा होता, सरदार पटेल को नहीं देखा होता, मौलाना आजाद को नहीं देखा होता, आपने सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखा होता। तो कहीं ना कहीं आज की जो व्यवस्था है उसने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। प्रशांत किशोर आज काबिल दिख रहे हैं। संभव है कि आपने जो कहा, मेरा डेडिकेशन आपको पसंद आ रहा है कि भाई इन्होंने अपनी पूरी जान लगाई हुई है, सब कुछ दांव पे लगाया है, और शायद उसकी वजह से मुझे कोई भूमिका भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि मेरे से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होगा, या मेरे बेटे का इस पे, मेरी परिश्रम की वजह से मेरे बेटे का इस पर राइट हो जाए, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसका नेता मैं नहीं हूं, मेरी भूमिका कुम्हार की है। देखिए, घड़ा तो मिट्टी और चाक से ही बनेगा। अगर मिट्टी न हो और चाक न हो तो कोई कुम्हार कितना भी डेडिकेटेड हो, कितना भी हुनरमंद हो, घड़ा नहीं बना सकता है। तो मैं ये जो व्यवस्था बनाना चाह रहा हूं, मैं बिहार के कोने कोने से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना चाहता हूं जो अच्छी मिट्टी है, अच्छे चाक हैं। मेरी भूमिका सूत्रधार की है, ताकि मैं उनको थोड़ा सहारा दूं, ताकि एक अच्छा घड़ा बने। मैं कहीं भाग तो रहा नहीं हूं, जो जिम्मेवारी होगी वो की जाएगी। बिहार को सुधारना है, और सुधारने के लिए जरूरी है कि एक नई व्यवस्था बनाई जाए, और वो व्यवस्था इस तरीके से बनाई जाए जो प्रमाणिक तौर पे पहले से मानी गई है। इस देश में एक ही व्यवस्था जो सबसे बेहतर रही, सबसे बड़ी सफलता हम लोग को क्या मिली? आजादी। और आजादी की वो व्यवस्था कैसे बनाई गई? आजादी की लड़ाई को लड़ने की जो व्यवस्था बनाई गई वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई, किसी परिवार ने नहीं बनाया, उसका कोई एक अगुवा नहीं था, कई लोगों ने उसको लीड किया। उसमें ठीक है, महात्मा गांधी बहुत बड़े लीडर थे, उनको माना समाज ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी एकमात्र लीडर थे, उसमें हजारों लोग लीडर थे। हर साल पूरे देश भर के लोग मिलकर ये हर साल चुनते थे कि भाई देश का अगले 1 साल आंदोलन कौन चलाएगा, किन बातों पर आंदोलन किया जाएगा। और उस चीज को बहुत सुचारू तरीके से इस देश में 40-50 साल तक, गांधी जी के अफ्रीका से आने के बाद जो उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में पहला भाषण किया, और उसमें जिसमें उन्होंने बताया कि भाई कांग्रेस कोई एलिटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह सकती, आप तो गांव में है ही नहीं, लोग तो आपसे जुड़ ही नहीं रहे हैं, आप तो सिर्फ विचारकों का समूह है, आप तो पढ़े लिखे लोगों का समूह है। तो एक बार जब उन्होंने कांग्रेस को जमीन पर उतारा, लोगों को जोड़ा, तो समाज से बहुत से लोग निकल कर आए। अलग अलग गांवों में दक्ष लोग, अलग अलग क्षमता वाले, काबिलियत वाले, जज्बे वाले लोग आए। कई लोग गांधी के विरोधी होकर भी उसमें रहे, और उन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 75 साल पहले ये व्यवस्था कायम थी, तो बिहार की भूमि से हम लोग इस व्यवस्था को फिर से कायम करें। देश भर में जब विकास होगा बिहार का, तब तो होगा। लेकिन अगर आप मेरा इतना दावा मानिए कि जिस दिन हम लोगों ने ये व्यवस्था बिहार में खड़ी कर दी, तो देश भर के लोग बिहार के लोगों के राजनीतिक कौशल का, उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानेंगे। बिहार का गौरव बढ़ेगा कि बिहार के लोगों ने मिलकर आपस में वो व्यवस्था बनाई है जो देश में किसी ने नहीं बनाया। आज बिहार की छवि है कि ये तो सब जाति के नाम पर वोट देते हैं, ये सब बेवकूफ लोग हैं, सब अनपढ़ लोग हैं, ये तो पैसे पर वोट देते हैं। अगर यही लोग मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो देश में किसी राज्य में किसी दूसरे दल से बेहतर है, तो उससे आपकी, हमारी, हमारे मिट्टी की, हमारे लोगों की गरिमा बढ़ेगी, उससे हम लोग के लिए विकास होगा। हम कहीं जा नहीं रहे हैं, आप वो घबराइए नहीं। मैं पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हूं बिहार को सुधारने के लिए, चाहे पूरा 10 साल लगे या 5 साल लगे,
इसको करूंगा ही करूंगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। आप देख रहे हैं, आप नरकटियागंज में हैं, वहां से छपरा पहुंचने में लोगों को 1 महीने कुछ घंटे लगते हैं। जो लोग पदयात्रा वगैरह कर रहे हैं वो 1-2 हफ्ते में कर देंगे। मैं 5 महीने से आप नरकटियागंज से आज मसरत पहुंचा हूं। तो यही प्रयास है कि समाज को बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर समझा जाए, लोगों को मिला जाए, उनसे बातें की जाए, उनको जोड़ा जाए, और सब मिलकर अगर ये बनाएंगे तो बेहतर व्यवस्था बनेगी। लाखों लोग, अच्छे लोग मिलकर जो व्यवस्था को चलाएंगे फारूक साहब, वो प्रशांत किशोर की मोहताज नहीं होगी। प्रशांत किशोर की उसमें जो भूमिका होगी वो तो की ही जा रही है, मैं तो कर ही रहा हूं, मैं तो कहीं छोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ प्रशांत किशोर ही चला सकते हैं ऐसी बात नहीं है। बिहार में अच्छी भावना वाले, टैलेंटेड लोगों की, काबिलियत रखने वाले लोगों की कमी नहीं है, और मेरा विश्वास है कि इस चीज को यहाँ किया जा सकता है। हाँ, शुरुआती कंधा किसी को आगे चलना पड़ेगा। मैं चल रहा हूँ, और समाज से जो समर्थन मिल रहा है, जो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, जो इससे जुड़ रहे हैं, उन सबका मैं आभारी हूँ, और ये वो इस विश्वास को और पुख्ता कर रहे हैं कि बिहार में इस चीज को किया जा सकता है। प्रशांत, अगला सवाल शहजाद जी करना चाहते हैं। शहजाद जी, आप अपना सवाल प्रशांत से पूछ सकते हैं। शहजाद जी। आगे बढ़ते हुए मैं सीमा जी से कहना चाहूंगी। सीमा जी, आप अपना सवाल प्रशांत से पूछ सकती हैं। सीमा जी। अमित निराला जी हमारे साथ हैं, तो वो प्रशांत से अपनी जो भी सवाल है वो आप प्रशांत से पूछ सकते हैं। अमित कुमार जी। जी अमित जी, अपना माइक आप अनम्यूट कर लें। बोलिए प्रशांत। अमृत जी बोलिए, माइक अनम्यूट कर लो भैया। आप लोगों ने हम गरीब को मौका दिया कुछ बोलने का समाज के बारे में, इसके लिए सबको नमस्कार। सर, अभी अभी आप बोले थे, आवाज आ रही है क्या मेरी? बिल्कुल आ रही भैया, बोलिए। अभी आप बोले थे कि हमारे देश में एक अच्छा काम हुआ, जो कि हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन क्या हम आजाद हैं सर? मुख्य आधार होता है इंसान को जीने का अनाज। अगर हम अनाज पर टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब हम जीने के लिए टैक्स दे रहे हैं, तो हम आजाद कहाँ हैं सर? नंबर एक और भी सवाल है सर, कि जैसे ही मीडिया खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, तो एक ही चीज दिखावे में आता है, ईडी फलाने जगह छापा मार दिया, सीबीआई फलाने जगह छापा मार दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दिखता है। ये सारा पैसा जा कहाँ रहा? और अगर सही जगह पे ये पैसा लग रहा है, तो फिर डॉलर का कीमत क्यों बढ़ रहा है? हमें तो लग रहा है कि ये ईडी और सीबीआई के आड़ में विपक्ष मुक्त भारत बनाया जा रहा है, ताकि दोबारा फिर भारत को गुलाम किया जा सके, और वो भी बीजेपी गुलाम। चलिए अमृत भाई, जहां तक आपने आजादी की बात कही, तो मैं तो यही कहूंगा कि नहीं, आजादी तो बिल्कुल मिल गई, 1947 में मिल गई। इस देश में 1950 से भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया एक संविधान है, जिसके तहत इस देश को चलाया जा रहा है। देखिए, आपकी अपनी समस्याएं हैं, हम सब की समस्याएं हो सकती हैं। आपके लिए अनाज पर टैक्स एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, किसी के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा हो सकता है, किसी के लिए शिक्षा मुद्दा हो सकता है। मुद्दे और परेशानियां अपनी अपनी अलग अलग हो सकती हैं, आपका अपना विचार भी हो सकता है, लेकिन देश आजाद है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और ये आजादी बरकरार रहे, इसके लिए आपको, हमको, सबको जागरूक होना चाहिए। दूसरी बात, इस पूरे अभियान का नाम है जन सुराज, क्योंकि स्वराज जो है, आजादी जो है, जिसको कहते हैं स्वराज, स्वराज तो आपको मिल गया, आजादी मिल गई, आपको अच्छा राज नहीं मिला, आपकी परेशानियां दूर नहीं हुई, आपकी गरीबी दूर नहीं हुई, आपके बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं बनी, उनके पढ़ाई के लिए, उनके खाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। तो सुराज की जरूरत है, और वो सुराज तब होगा जब आप जैसे लोग, बिहार के सारे लोग मिलकर उस दिशा में कुछ प्रयास करेंगे। आपने अभी कहा ईडी, सीबीआई, डॉलर, वो तो ठीक है, लेकिन आपको इसकी भी चिंता होनी चाहिए। वो जो लोग बड़े बड़े लोग हैं उनको करने दीजिए कि आपके बच्चे को अच्छा खाना मिले, आपके बच्चे को पढ़ने के लिए व्यवस्था हो,
जब आप और हम वोट करते हैं तो भारत, पाकिस्तान, पुलवामा, चाइना, जाति, धर्म, इन विषयों पर वोट करते हैं, अपने बच्चों के लिए वोट करते नहीं है। इसीलिए ये दुर्दशा है। जिस दिन भी आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट करेंगे, जिस दिन भी आप अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट करेंगे, तो डॉलर का रेट ऊपर हो या नीचे, आपकी स्थिति बेहतर होगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर सब लोगों से, मैं रोज मंच से भी कहता हूं कि एक बार वोट देते समय स्वार्थी बनिए। नेता आपको आकर बताते हैं कि आप देश के नाम पर वोट दीजिए, समाज के नाम पर वोट दीजिए, विचारधारा के नाम पर वोट दीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि एक बार आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अगर आपके बच्चे नौकरी करेंगे, रोजगार करेंगे, तो उससे आप मजबूत होइएगा, आपका समाज मजबूत होगा और उसी से बिहार और देश भी मजबूत होगा। जो व्यक्ति अपनी चिंता नहीं कर सकता है, अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है, वो देश को मजबूत नहीं बना सकता है। इसलिए मेरा आग्रह ये है बिहार के लोगों को से कि एक आपने जीवन में अलग अलग दलों को वोट किया, अलग अलग विचारधाराओं को, नेताओं को देखकर वोट किया, कभी राष्ट्रवाद पर किया, कभी हिंदुत्व पर किया, कभी मोदी को किया, कभी इंदिरा जी को किया, कभी लालू जी को, कभी नीतीश जी को। एक बार आप अपने बच्चों को देखकर वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए एक बार वोट दीजिए कि भैया पूरा भारत जहां है वहां है। अभी तो हमारी चिंता यह है कि हम लोग के बच्चों के लिए बिहार में पढ़ने की व्यवस्था हो ताकि उनको बाहर न जाना पड़े, हम लोग के बच्चों के लिए यहाँ रोजगार की व्यवस्था हो ताकि हम लोगों को बाहर जाकर लात जूता न खाना पड़े, गाली गलौज न सुनना पड़े। तो जब आप अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देंगे तभी बिहार में सुधार होगा। यही मैं आपसे आग्रह करूंगा। बाकी डॉलर की कीमत बढ़ने घटने दीजिए, हम लोग को तो यहाँ खाने का ही ठिकाना नहीं है, तो अभी डॉलर लेकर क्या करेंगे हम लोग। प्रशांत, अगला सवाल दीपक जी का है। दीपक जी, आप अपना सवाल प्रशांत से साझा कर सकते हैं। नमस्कार सर। बोलिए। मेरी आवाज? नमस्कार सर, मेरा नाम दीपक कुमार गुप्ता हुआ, वेस्ट चंपारण नरकटिया से। जन सुराज जनता के अपार समर्थन के साथ 5 जिलों का सफर करते हुए 6ठा जिला में प्रवेश कर चुका है। क्या सही लोग सही सोच के सिद्धांत का पालन जिला स्टीयरिंग कमेटी या अन्य कमेटी या क्लब बनाने में हो रहा है? यदि हाँ तो कितना प्रतिशत, और यदि नहीं तो उसका समाधान कब और कैसे? और साथ ही साथ गामछा फेंकवा, कुर्सी छेकवा और चालाक चिड़िया जैसे नेताओं से कैसे बचा जाए? और एक छोटा सा सवाल और है सर, क्या 2025 तक आपके हिसाब से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन बरकरार रह सकता है? देखिए, आपने जो पहला सवाल किया कि जन सुराज में जो समितियां बनाई जा रही हैं उसमें क्या सिर्फ सही लोग ही आ रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अपनी ओर से एक प्रयास किया जा रहा है। मैं अपने भाषणों में भी, अपने संवाद में भी ये रोज कहता हूं कि जैसे दही को मथ के आप मक्खन निकालते हैं, वैसे ये प्रयास है कि समाज से मथ के ऐसे सही लोगों को निकाला जाए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसको 10 लोगों ने कहा कि वो अच्छा है वो अच्छा ही हो। लेकिन आप जैसे लोग हैं, मान लीजिए कि वो नाम पब्लिकली जारी किया गया वेस्ट चंपारण में, तो जिन नामों पर भी आपकी आपत्ति है, ये तो सिर्फ कार्यवाहक कमेटी है, अभी कोई ऐसी कोई दल बना नहीं, कोई संगठन बना नहीं, कोई जगह दी नहीं गई है। इसीलिए वो नाम को जारी किया गया है ताकि आप उस पर अपना मत दे सकें। उनमें अगर कोई गलत आदमी है तो उसको हटाया जाए, कोई नया आदमी है तो उसको जोड़ा जाए। उसमें कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिसको आप गमछा फेंकवा या चलाक चिड़िया कह रहे हैं, चलाक चिड़िया तो मेरा ही शब्द है। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरे दलों में भी हैं और उन्होंने जनसुराज में भी अपनी भागीदारी बताई है या उनका नाम आया है। उसको लेकर थोड़ी परेशानी है। परेशानी इसलिए है कि देखिए, जिसका भी नाम आया है, आप ये नाम मानकर चलिए कि उस आदमी से 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 4 बार 5 बार उसकी सहमति ली गई होगी। यह भी संभव है कि उस आदमी ने सहमति दे दी कि भाई अभी तो नाम ही देना है, नाम यहाँ दे दिया, और उसके बाद वो अपने दल में भी काम कर रहा है। तो एक प्रयास है कि लोग अपने दलों को छोड़ें। लेकिन अगर नहीं भी छोड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पर ही छोड़ेगा, तो उसको जांचने का तरीका क्या है? जब उसका नाम आएगा, वो 2-3 महीने सक्रिय नहीं होगा, जनसुराज के लिए कोई काम नहीं करेगा, तो उसका नाम अपने आप फट जाएगा। इसीलिए मैंने अपने शुरुआती टिप्पणी में ही कहा कि बहुत सारे लोग जो आज जुड़ रहे हैं, उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होगी जो अगले 6 महीने साल भर में इससे अलग हो जाएंगे। और यही वजह है कि इसको मैंने इतना लंबा बनाया है। जब आप
दरवाजा खोलते हैं तो सबसे पहले गर्म हवा ही अंदर आती है। तो आज जो लोग जुड़ रहे हैं उसमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो ये समझता है कि प्रशांत किशोर मेरे कंधे पर हाथ रख देंगे तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा, कल विधायक मंत्री बन जाऊंगा। जब वो साथ में आएगा उसको पता चलेगा कि भैया 2 बरस तो अभी इसमें पैदल ही चलना है, तो अपने आप छोड़कर भागेगा। तो इसका डिजाइन ही ऐसा है कि जो बहुत सारे गलत लोग हैं वो इससे निकल जाएंगे बाहर। लेकिन एक बात आप समझ के चलिए कि आप कोई भी व्यवस्था बना लें, वो 100% वो सब सही होगा इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है। लेकिन जैसे आज की व्यवस्था में लोग बताते हैं कि जो सही व्यक्ति है वो भी जाकर सही काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गलत लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर कोई सही चला भी गया तो वो भी गलत हो जाता है या चुपचाप उसको किनारे कर दिया जाता है। तो प्रयास ये है कि जनसुराज में इतने सही लोग जरूर रहें कि अगर कोई गलत आ भी जाए तो भी वो गलत न कर पाए। दूसरा, आपने जो सुझाव दिया, सवाल किया आरजेडी और जदयू के गठबंधन को लेकर, तो भाई मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान है नहीं कि मैं बता दूं कि कौन सा गठबंधन कितने समय तक चलेगा। जब ये गठबंधन बना था पिछले साल अगस्त में, संवाददाताओं ने जब मेरे से पूछा था तभी मैंने 2 बातें बताई थी, उसको दोहरा देता हूं। पहली बात कि इस गठबंधन का कोई राष्ट्रीय आधार या परिप्रेक्ष्य नहीं है, इसका कोई असर राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर नहीं होगा, क्योंकि कई लोग उस समय बता रहे थे कि देश भर में महागठबंधन बनेगा, नीतीश कुमार उसके चेहरा होंगे। कई तरह की अफवाह लोग जो चलाते हैं, उनको अपना न्यूज चैनल चलाना है तो स्वाभाविक तौर पर वो करेंगे। लेकिन आपने देखा पिछले 6 महीने में ये पूरी तरीके से बिहार स्पेसिफिक घटना रही है, देश में इसको कोई नोटिस भी नहीं कर रहा है। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि जिस व्यवस्था में अभी ये सरकार चल रही है, इस व्यवस्था में आगे चुनाव नहीं होगा। मतलब आज 7 दलों का गठबंधन है जो एक साथ हैं, तो ये निश्चित जानिए कि अगला जब भी चुनाव होगा उसमें ऐसा नहीं होगा कि वो 7 दल एक साथ रहें, क्योंकि सरकार में रहने के लिए 7 दलों का एक साथ होना एक बात है, और राजनीति करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए 7 दलों का एक होना वो दूसरी बात है। अभी तो सरकार है इसलिए सब लोग साथ में चिपके हुए हैं, लेकिन कितने दिन तक चले न चले ये महत्वपूर्ण नहीं है। इतना जरूर है कि जमीन पर जो देख रहे हैं आपको ज्यादा जानकारी होगी, लोगों को इस सरकार को लेकर कोई ऐसी आशावान लोग आशान्वित नहीं है। लोग ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि इस सरकार से बिहार में कोई सुधार होगा। लोग तो सरकार को लेकर या तो उदासीन है या गुस्से में है। लोगों को ऐसा लगता है कि इस सरकार से तो कुछ नहीं हो सकता है, बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव किसके फेवर में होना चाहिए, किसको लाना चाहिए, उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन बिहार में बदलाव होना चाहिए, इसको लेकर मुझे लगता है कि कोई शक शुबा नहीं है। ये तो सब लोग बता रहे हैं। हमारे साथ मनीष जी मौजूद हैं। मनीष जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मनीष जी, आप म्यूट हैं, कृपया अनम्यूट कर लें। मनीष भाई बोलिए। क्या मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है। आपको देख सकते हैं, आपका बढ़िया चमकता हुआ पर्दा भी देख सकते हैं, आपके बड़े चश्मे देख सकते हैं, आपकी आवाज भी सुन सकते हैं। गांधी जी, राजकुमार शुक्ल और प्रशांत किशोर, उनको नमस्कार। बक्सर की धरती से जन स्वराज के अभियान के लिए आपको बारंबार नमस्कार। सर हम लोग जैसे पढ़ाई किए तो राजनीति शास्त्र हमने बताया कि राजनीति एक बहुत ही खूबसूरत विषय वस्तु है जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। लेकिन वर्तमान जो हम लोग पढ़ाई किए और जो वास्तविक स्थितियों को हम लोग देखते हैं तो बहुत दुख होता है। उन्हीं को ज्यादा दुख होता है जो राजनीतिक शास्त्र की परिभाषाओं को, लेनिन, मैकियावेली या जितने भी प्राचीन राजनीतिक विचारक हैं उनकी भावनाओं को देखते हैं, तब हमें लगता है कि बहुत ज्यादा उन्हीं को दुख होता है कि किस तरह से राजनीति हमें प्रभावित कर रही है। सरकारों को चाहिए, आज की सरकार मंदिर मस्जिद में उलझी हुई है, तो किसी भी जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कोई भी सरकार का अपना धर्म नहीं होता है, धर्म निरपेक्ष होता है। जो बाद में 1976 में, मैं शायद भूल रहा हूँ, पढ़ाई किए बहुत दिन हो गया, 1976 में 42वां संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष हुआ, तो बताया गया है कि किसी का भी धर्म नहीं हो सकता है। लेकिन जब हमें परिभाषाएं बताती हैं कि किसी भी राज्य का अपना धर्म नहीं हो सकता है, हम मंदिर जाने के लिए रास्ता बना सकती है, मस्जिद जाने के लिए रास्ता बना सकती है, लोगों को कष्ट नहीं हो। ये एक अलग विषय वस्तु है। लेकिन मेरा मुख्य विषय वस्तु ये है सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जिस आप ऐसे तो कोई एड्रेस करने के लिए कोई विषय वस्तु बचती नहीं जो डिस्टेंस पॉइंट के ऊपर आपसे बात कर सकूं, क्योंकि आपने हर सवालों का जवाब आप देते रहे हैं। ऐसा कोई सवाल बचता नहीं है जिसे हम लोग उस बात को पूछें, क्योंकि आपको हम लोग बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं।
जो हमारी कार्यों को देखा जाता है, जिसलिए हम लोग को अग्रणी श्रेणी में रखा गया है आप लोगों के द्वारा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम लोगों को कार्य करने को मौका मिल रहा है कि बिहार के लिए कुछ कर सके, और आपके माध्यम से हम लोग को कार्य करने को मिल रहा है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है जो कि आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको हम लोग वोट देते हैं, वोट देने के बाद जो मैनिफेस्टो बनता है, मैनिफेस्टो बनने के बाद पार्टियां क्या करती हैं कि उन मैनिफेस्टो को भूल जाती है। जैसे हमने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भाजपा को देखा कि रोजगार बेरोजगार लेकर के नीतीश कुमार के रोजगार के वादे हैं, तो रोजगार ये मैनिफेस्टो को जो भूल जाना, उसके बीच से बचते में आप क्या सोचते हैं कि मैनिफेस्टो के ऊपर कैसा कानून होना चाहिए ताकि हम हमारी वोटों को लेकर के और हमें ही बरगला देते, उसके लिए कोई देश में कानून नहीं है। जिस वोट के कारण वो सरकार में आ जाते हैं, लेकिन हमें हमारा वोट का अधिकार नहीं मिलता है और फिर दूसरी बार चुनाव में वो चले जाते हैं। अगली पार्टियां आती हैं, फिर वो अपनी मैनिफेस्टो उनसे अच्छा लेकर के आती है, लेकिन उस मैनिफेस्टो को भूल जाया जाता है, जनता को किनारे कर लिया है। इसके बारे में आपसे प्रकाश डालेंगे। मनीष भाई धन्यवाद। देखिए, मैनिफेस्टो पर किसी कानून की जरूरत नहीं है। कानून देश में है, लोकतंत्र और संविधान देश का ये बताता है कि जिस नेता पर, जिस विचारधारा पर, जिस दल का पर भी आपका भरोसा है, जिसकी बात आपको अच्छी लग रही है, आप उसके साथ जुड़िए, उसको वोट दीजिए, उसकी मदद कीजिए, उसको जिताइए। लेकिन वही लोकतंत्र और संविधान ये बताता है आपको कि वो भरोसा, वो विश्वास 5 वर्ष के लिए है, 50 वर्ष के लिए नहीं है, जीवन भर के लिए नहीं है। आपने कहा कि लोगों ने मैनिफेस्टो दिखाया, बताया और आपको ठग लिया, आपसे वोट ले लिया, लेकिन वो ठग तो सिर्फ 5 ही साल सकता है। 5 साल के बाद तो आपके पास अवसर है कि आप, अगर उसने मैनिफेस्टो को भुला दिया है या घोषणा पत्र के आधार पर काम नहीं किया, तो आपको वोट करके उसको हटाना चाहिए। गलती वहां पर है कि आप, कानून तो है, आप जिस कानून की बात कर रहे हो तो कानून बना हुआ है। 5 वर्ष के बाद आपके पास वो अवसर आता है, लेकिन जब वो अवसर आएगा तब आपको भी, मैनिफेस्टो की बात तो वो नेता अपने मैनिफेस्टो को भूल गया, आप अपनी परेशानियों को भूल गए। उस समय आपको ये याद नहीं रहेगा कि आपकी परेशानियां क्या है। ये नेता ने हमें रोजगार के लिए बात कहा था, मेरे लड़के को रोजगार नहीं मिला, इसलिए मैं इसको वोट नहीं करूंगा। उस दिन आपको याद आएगा भारत पाकिस्तान, उस दिन आपको याद आएगा पुलवामा, उस दिन आपको याद आएगा कि भाई ये मेरे स्वजातीय हैं, उस दिन आपको लगेगा भाई किसी भी तरीके से मुझे लालू को हराना है, इसलिए इसको वोट देना है। अगर आप मुसलमान समाज के हैं, तो आप माइनॉरिटी समाज के हैं, तो आपको लगेगा भाई मुझे तो भाजपा को हराना है, बेरोजगारी हो या कुछ भी हो, मैं तो इसी को वोट दूंगा। तो जब तक आप और हम बेकार के, फिजूल के मुद्दों पर वोट देते रहेंगे, किन्हीं वजहों से बंधुआ मजदूर बने रहेंगे, तो कानून अगर है भी देश में, अधिकार जो आपके पास है भी, उसका भी आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो नया कानून बनाकर क्या हो जाएगा। आप, कानून तो बना हुआ है कि आप 5 साल के बाद आपका अधिकार है, अगर वो मैनिफेस्टो में जो बात कही गई है वो उन्होंने लागू नहीं की तो आप उसको हराइए, लेकिन आप और हम उसको हराते नहीं हैं। उस समय अगर मोदी जी ने आपको कहा कि मैं रोजगार दे दूंगा, मान लीजिए, एक आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, यहाँ पर मोदी जी ने मोतिहारी में एक पब्लिक रैली में 2014 में घोषणा की कि मोतिहारी में जो चीनी मिल है, ये जब चालू करा दूंगा, इसी चीनी मिल के बने हुए चीनी से चाय पीऊंगा, तब वोट मांगने आऊंगा। 2014 में उन्होंने कहा। वो उन्होंने तो चालू कराया नहीं, मिल की जो जमीन है वो पूरी जमीन भाजपा के नेताओं ने वहां बंदरबाट कर लिया। इसमें ईस्ट चंपारण से जो लोग जुड़े हुए होंगे वो उस बात को आपको बताएंगे। लेकिन 2019 में जब चुनाव हुआ, उसी मोतिहारी की जनता ने, जो हमको आपको रोज कह रही है कि यह चीनी मिल चालू नहीं हुआ, वहीं से रिकॉर्ड मतों से भाजपा के सांसद को हमने जिताया। तो गलती आपसे, हमसे हो रही है, मोदी जी से नहीं हो रही है। क्योंकि जब आप चीनी मिल के बंद होने से या मोदी जी के अपने वादे से भूल जाने से इतने प्रभावित हैं, तो आपको तो वोट नहीं करना चाहिए था भाजपा को। तो आपने फिर भी जाकर अगर वोट दे दिया, तो ये इस बात को इनकरेज करता है कि नेता सामने से आए और फिर से झूठ बोले, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं झूठ कुछ भी बोलूंगा, जो कुछ भी बोलूंगा अगली बार आऊंगा तो जनता तो उसको याद रखेगी नहीं। तो नेता अपना घोषणा पत्र नहीं भूल रहा है, जनता अपनी परेशानियों को भूल रही है, जिसकी वजह से नेता घोषणा पत्र भूलने का अपराध कर सकता है। प्रशांत जी, हमारे पास एक आखिरी सवाल है, चंदन कुमार जी जो दरभंगा से हैं। हम चाहेंगे चंदन जी, आप अपना सवाल जो है वो प्रशांत जी से साझा कर सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट कर ले आप। प्रशांत जी नमस्कार। बोलिए चंदन भाई।
जी, मैं चंदन चौधरी मिथिला की हृदयस्थली दरभंगा से बोल रहा हूँ। सर, आपने जितना अभी तक 2 मई से लेके और अभी भितहरवा से 2 अक्टूबर से जितना आपने कार्यक्रम किया है, उसमें जब कार्यक्रम आपने शुरुआत की थी तो जब हम लोग जाते थे, लोगों से बात करते थे, तो लोग बताते थे कि अभी तो शुरुआत हुई है। तो हम कहते थे कि हाँ, सही बात है, अभी शुरुआत हुई है, देखिए आगे कैसे होता है, उसके हिसाब से आप भरोसा करिएगा। तो ऐसे कम्युनिटी तो ठीक हो गई है। एक ऐसी कम्युनिटी है, सजग लोग हैं ये, इनके बारे में जितनी पॉजिटिव बात करें वो कम होगा। ये सजग लोग हैं। इन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक दल बने हैं, स्वराज राजनीतिक दल का रूप लेता है तो उसमें शुद्धता का कितना, क्या पैरामीटर होगा और कैसे इसका ध्यान रखा जाएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, इसका सवाल मेरा नहीं है, ये बहुत बड़े कम्युनिटी का सवाल है। धन्यवाद। देखिए चंदन भाई, जैसा आप बता रहे हैं कि पिछले 2 अक्टूबर से हम लोग चल रहे हैं, स्वाभाविक तौर पे जो मैं रोज कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं इस पर बिल्कुल आप यकीन न करें। जो मैं कर रहा हूं उसको देखिए, उसका मूल्यांकन कीजिए, उसको अपने अनुभव और विद्वता के कसौटी पर कसिए। अगर वो ठीक लगते तब इससे जुड़िए। जहां तक आपने कहा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और मुझे मेरे साथी बता रहे हैं कि कोई 6500 लोग, मतलब 6500 लोग इससे जुड़े हुए हैं अभी। तो ये इस अभियान की सोच की ताकत है। वरना 8 साढ़े 8 बजे अपना घर परिवार छोड़ के कौन समय निकाल कर किसी नेता की बात सुनने आता है। मैंने इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है। आप जब तक पैसा नहीं देंगे, जब तक कोई साधन व्यवस्था नहीं देंगे, कोई आदमी जुड़ता नहीं है। बहुत मुसीबत है। 6500 लोग क्यों जुड़े हुए हैं? इसी बिहार में जहां पर लोग समझते हैं कि सिर्फ जाति की ही बात होती है, इसी बिहार में जहां मैंने दल नहीं बनाया है, मैं वोट नहीं मांग रहा हूं, फिर लोग इतनी बड़ी संख्या में क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में ये समझ है। यहाँ बिहार में चाहे जितनी गरीबी हो, जितनी अशिक्षा हो, यहाँ के लोगों में राजनीतिक सूझबूझ है। क्योंकि ये पिछले कई दशकों से एक ऐसी व्यवस्था बन गई है, लोगों के सामने कुछ बेहतर विकल्प नहीं रहा है, इसलिए वो मजबूरी में आज उनकी ये दशा हो गई है कि पूरे देश भर में हम लोग को अपमानित किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, पिछड़ा, अनपढ़, बेवकूफ बताया जा रहा है। ये समय है कि बिहार की जनता जगे और साथ में मिलकर एक अच्छी व्यवस्था बनाए। और ये क्षमता बिहार की जमीन में, इस जमीन में वो ताकत है, यहाँ के लोगों में वो शक्ति है। आपने कहा इसकी शुद्धता को कैसे बना के रखा जाएगा। मैंने पहले भी सवाल में के जवाब में भी कहा, देखिए शुद्धता का मेरे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि मैं बता दूं कि मैं जिसको शुद्ध मान लूं वो शुद्ध है, या मैं जिसको सही मान लूं वो सही है, या आप जिसको सही कह दें वो सही है। शुद्धता का पैमाना यही समाज है। एक व्यक्ति के बारे में जब कई सोर्स से, कई सूत्रों से कई लोग आके बताते हैं, नहीं भाई ये आदमी तो बहुत अच्छे हैं, नहीं भाई ये शिक्षक तो बहुत अच्छे हैं, तो आपको ये मानकर चलना है कि समाज में, गांव में जो लोग सबके बारे में अच्छा कह रहे हैं वो अच्छे ही लोग होंगे। संभव है, जब मैंने ये भी कहा कि इन सारे प्रयासों के बाद, सारे सर्वे, सारे मेहनत के बाद भी 100 लोगों को आप चुनते हैं तो उसमें 10, 15, 20 लोग मान लीजिए कि आपकी नजर में अच्छे नहीं है, तो भी जहां 80 अच्छे लोग रहेंगे वहां 20 गलत लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आज तो स्थिति यह है कि 100 में 90 खराब है, 10 अच्छा आदमी अगर आ भी गया तो या तो साइडलाइन कर दिया गया है या वो भी गलत बन गया है। तो प्रयास ये है कि अच्छे लोगों का समूह बनाया जाए। शुद्धता 100% तो गोल्ड में भी नहीं होता है। 24 कैरेट मतलब जो गहना आप बनाते हैं, 22 कैरेट गोल्ड है, उसमें भी थोड़ी बहुत अशुद्धता तो होती है। क्योंकि इतना बड़ा समूह है, जब हम लोग चले थे तो ये तय किया था कि हर प्रखंड से 20 लोगों को चुनकर, एकदम जो आप कह रहे हैं शुद्धता के हिसाब से लेकर चलेंगे, 20 लोगों को जोड़ेंगे। और पूरे बिहार से अगर 10,000 लोग भी हो गए तो एक बहुत बड़ी संख्या होगी जो कि मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएगी, इसको दल के स्वरूप में कन्वर्ट करेगी। आज की स्थिति यह है कि हर प्रखंड से, जहां से भी मैं पदयात्रा करके आया हूं, 2000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं हर प्रखंड से, जो कि ये बता रहे हैं कि इस अभियान में वो जुड़ना चाहते हैं, इसके संस्थापक बनना चाहते हैं, इसके मालिक मुखिया बनना चाहते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर 20 लोगों को जांचने परखने के मुकाबले 2000 लोगों को जांचने परखने की जो प्रक्रिया है उसमें समय भी ज्यादा लगेगा और उसमें कुछ अशुद्धता भी आ सकती है। लेकिन आप सिरे से सबके लिए दरवाजा बंद भी नहीं कर सकते। अभी हम लोगों ने इसको 2000 पर रोका है, इसलिए रोका है कि अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं।
और उसके पीछे एक जमीन की सोच है कि भाई 100 में एक आदमी तो अच्छा होगा। तो अगर 100 में एक आदमी अच्छा है तो एक प्रखंड की जनसंख्या 2 लाख 2.5 लाख है। उसके हिसाब से ये संख्या हम लोगों ने निकाली कि चलो भैया 2000 2,500 पे इसको रोको, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, वरना ये तो संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। तो जब संख्या बढ़ती है तो उसका एक फायदा है कि उसकी ताकत है, लेकिन उसके साथ साथ ये परेशानी भी है कि उनको जांचना परखना, उसकी शुद्धता को इंश्योर करना बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन चूंकि विचार की शुद्धता की जो ताकत है, जो हम लोग कर रहे हैं, उस प्रयास को इतने शुद्ध तरीके से कर रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि बहुत गलत आदमी इसमें आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो टिकेगा नहीं। इतना आसान नहीं है जिसको 2 साल तक पदयात्रा से जुड़े रहना, अपने से सेल्फ मोटिवेटेड रहना, बिना किसी पद की लालच के काम करते रहना। अपने आप अगर कुछ अशुद्धता इस बनाने के दौरान आ भी जाएगी तो अपने आप देखेंगे कि वो लोग छोड़ देंगे या लोग निकल जाएंगे, और जो लोग बचेंगे, जैसे पानी को आप स्थिर रख देते हैं ग्लास में तो अपने आप गंदगी नीचे बैठ जाती है। तो वो अभी जो कमिटियां बन रही हैं आप देखेंगे उसमें से 20, 30, 40% लोग अपने आप उससे छूट जाएंगे या अलग हट जाएंगे, और वही लोग बचेंगे जो कि शुद्ध होंगे, क्योंकि इस विचार की शुद्धता में वो बल है, ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद प्रशांत जी। हमारे जितने भी सवाल थे वो अब पूरे हो चुके हैं। इस मीटिंग को खत्म करने से पहले अगर आप हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ कहना चाहें तो बहुत बहुत आभार होगा आपका। इससे जुड़े रहिए, ये दल नहीं है, कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है, ये बिहार की तकदीर, अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने की सोच है। इससे जुड़ने के लिए आपको कोई मेंबर नहीं बनना है, इसका सदस्य नहीं बनना है, इस सोच से जुड़ना है। आप जहां कहीं भी हैं, आप घर में हैं, दुकान में हैं, ऑफिस में हैं, खेत में हैं, मोहल्ले में हैं, जहां हैं वहीं पर इस अभियान के साथ जुड़िए। अपने साथ उन लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि नहीं, बिहार को अगर सुधारना है तो हमें आपको सबको जगना पड़ेगा, सबको लगना पड़ेगा। अगर आप में से जुड़े हुए आज 6,500 लोग, अगर आपने तय किया कि अगले 10 दिन में 5-5 लोगों को भी आप बताएंगे तो 30,000 लोग तो अगले 5 दिन में इससे जुड़ जाएंगे। वो 30,000 अगर 5-5 को बताएंगे तो 1.5 लाख लोगों तक बात पहुंचेगी। इसकी चर्चा कीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए, चाहे इसकी आलोचना ही करनी हो, लेकिन चर्चा कीजिए। इसमें क्या सही हो रहा है ये भी बताइए, जो गलत हो रहा है या जो और अच्छा होना चाहिए ये भी मुझे बताइए, लोगों को भी बताइए। जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं ये हम दावा नहीं कर रहे हैं कि एकदम परफेक्ट है, लेकिन प्रयास ये है कि इसको ईमानदारी और शुद्धता से किया जाए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लोगों से और सीखेंगे, समझेंगे, इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जिस आशा विश्वास से आप इस सोच से जुड़ रहे हैं, आपके साथ धोखा नहीं होगा। जब तक मेरी अपनी ताकत है, इसको पूरी ईमानदारी से, पूरी शुद्धता से इसको करेंगे। परिणाम की चिंता किए बगैर, चाहे 1 वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे, इसको करना जरूर है, क्योंकि किसी न किसी को बिहार के सुधार के लिए किसी न किसी लोग को हिम्मत करके उठना पड़ेगा। और हम लोग अब उठ के चल दिए हैं, और आप लोग जुड़ रहे हैं, हजारों की संख्या में जुड़ रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि इसको किया जा सकता है। आप सब लोग, आपकी ताकत, आपके मदद, आपके इस अभियान को दिए जाने वाले समर्थन के लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र तक आपसे विदा। गुड नाइट। धन्यवाद प्रशांत जी। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े। हम उम्मीद करते हैं कि हम वापस से इन मुद्दों पर चर्चा